Hello बच्चों, hope you all are fine. So in this lecture we will discuss the remaining topic of the chapter number 1, matter in our surrounding. In the previous lecture we have discussed till the three physical states of matter: solid, liquid and gases, and also we have seen the basic difference between all three states. Clear? Here we will see that all the three states are interconvertible in each other. मीन जो तीनों स्टेट है वो एक दूसरे में क्या इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड गैस में, और गैस कैन कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड आल्सो एंड लिक्विड आल्सो कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड. क्लियर? सो नाउ वी विल सी द प्रोसेसेस. See, if solid is changed into a liquid, then this process is known as melting. This process is known as melting, or one more name is given to this process, that's a fusion. कुछ किताबें फ्यूजन भी लिखती हैं. तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. ठीक है. और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं वेपराइजेशन. वेपराइजेशन. ठीक है. वन मोर नेम इज गिवन टू दिस प्रोसेस वेपराइजेशन. इट्स अ इवापोरेशन. Vaporization or evaporation. We will see the difference between the evaporation and vaporization in the further. Clear? Okay. Next, if gas is converted into a liquid, means gas है वो liquid में convert हो रहा है. देखिए गैस है, एरो दिखा रहा है किधर convert हो रहा है? liquid में convert हो रहा है. तो इस process को हम लोग बोलते हैं condensation. ठीक है. This process is known as condensation. And if liquid is converted into a solid, then that process is known as freezing. इस process को हम लोग क्या बोलते हैं? freezing बोलते हैं. ठीक है. अब ये चार process आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और जो बची दो process है उसको भी आपने समझ लिया होगा, और कुछ लोगों को आता भी होगा, एग्जाम्पल भी लर्न होंगे. कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो आज अच्छे से समझ लेंगे क्या कि अगर सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, इफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस, मींस सॉलिड जो है लिक्विड में ना जाके सीधा कहाँ चला गया? गैस के अंदर. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. तो इफ गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. क्लियर? पक्का? अब गैस सॉलिड के अंदर फर्दर कन्वर्ट किया जा सकता है. इसको रिवर्स सब्लिमेशन बोलते हैं. ठीक है. या फिर कुछ बुक्स प्रेफर करती हैं क्या इसको? सब्लिमेशन प्रोसेस. तो कुछ किताबें इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन बोलती हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये सब्लिमेशन है तो ये सब्लिमेशन का रिवर्स है. ठीक है. रिवर्स सब्लिमेशन. बात क्लियर हो रही है? पक्का? तो ये पूरी प्रोसेसेस हैं, और यहाँ से हमें दिखाई भी दे रहा है कि जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है दे आर इंटरकन्वर्टेबल इन ईच अदर. अब कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं. क्या? देखो, सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है मेल्टिंग पॉइंट. क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट. ऐसे आपको बहुत सारे नेम मिलेंगे. ये मेल्टिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. सब्लिमेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं. इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट एक टर्म यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा.
तो उन सारे टर्म्स की हम चर्चा करने वाले। देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मानते ये क्या है, अपना एक सॉलिड है, इसको हमने हीट करना शुरू किया, इसको हमने वायर गेज पे रखा और नीचे से हमने फ्लेम लगाया, ठीक है, हाँ, और इसको हीट करना शुरू किया। हीट करते 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 एक समय ऐसा आया ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बात क्लियर हो रही है, पक्का, ठीक है। ऐसे अगर सब हम एग्जांपल लें तो फिर जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट होता है, ठीक है। अगर इसको केल्विन में बोले तो 273 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1773 केल्विन के अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। और दुनिया का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस है क्या, टंगस्टन। क्या है, टंगस्टन। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है, टंगस्टन की होती है, जो कि कहाँ लगी होती है, बल्ब के फिलामेंट में। बल्ब देखा होगा, उसका जो एलिमेंट होता है, देखा होगा एलिमेंट होता है ना, पतला सा बिल्कुल वायर होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। समझ आ रही बात। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लिखो जल्दी से, टेम्परेचर at which a solid is starts to convert into a liquid। मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदलना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल की बात करें तो जो आपका टंगस्टन है, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स टंगस्टन हैव अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल द मेटल्स, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है नियर अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस। मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो वो 3414 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। क्लियर। तो उसको लिख लेंगे हम लोग केकेबी में, क्या कि टंगस्टन, जिसका सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू, पहले बता रखा है। टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से करते हैं, ठीक है, पोटेशियम को K से करते हैं, फॉस्फोरस को P से करते हैं, ऐसे टंगस्टन को हम W से करते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो टंगस्टन हैज द हाईएस्ट MP फॉर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल मेटल्स। मीन्स सारे मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे कितना होता है, 3414 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं याद होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 3400 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, 3400 डिग्री सेल्सियस बोलोगे अप्रॉक्स में, बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो रही बात। तो ये मेल्टिंग पॉइंट की बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो टर्म है उसको पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। चलें, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ से आपको जो प्रोसेस है समझ में आ रहा होगा, लिक्विड से सॉलिड जाना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। तो पॉइंट मीन्स टेम्परेचर, यहाँ पे समझना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच लिक्विड
starts to convert into a solid, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, वो कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो रही बात। और एग्जांपल में हम लोग लिख लेंगे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लिख लेंगे H2O मतलब वाटर, आगे लिख लेंगे FP, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में लिख लेंगे 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन। समझ आ रही बात। तो ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस, यही याद रखना है। बाकी और जो भी सब्सटेंस आपको दिए जाएंगे वो कब दिए जाते हैं, जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो उसमें ऑलरेडी उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दे रखा होता है, तो और नहीं याद करना होता है। अब वाटर का क्या होता है, जनरल होता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए अब अगला देखेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो दो टर्म है, बॉइलिंग और पॉइंट। बॉइलिंग सिंपल सा मतलब है क्या कि लिक्विड का बॉईल करना, और पॉइंट मतलब टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड बॉईल करना शुरू कर दे उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब कैसे पता लगेगा कि लिक्विड बॉईल कर रहा है नहीं कर रहा है, एक तो हम क्लियरली देख के बता सकते हैं कि वेदर लिक्विड इज बॉइलिंग और नॉट, ठीक। इसके अलावा जो साइंस बताती है डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में लिक्विड फिल करेंगे, और यहाँ पे जो मैं लिक्विड लेने वाला हूँ वो है H2O, ठीक है, वाटर है। अब देखिए वाटर भी एक लिक्विड है, ऐसे दुनिया के कोई भी लिक्विड का आप यूज कर सकते हैं। देखिए जितने भी लिक्विड हैं सबके पास रूम टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ वेपर्स होता है। जैसे वाटर यहाँ हमने लिया है तो रूम टेम्परेचर पर इसके पास भी वेपर होगा। रूम टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर मतलब जनरली नॉर्मल टेम्परेचर जिस पे हम रिएक्शन कराते हैं उसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। और रूम टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मान लें, ठीक है। लेकिन ये तो केमिस्ट्री के बारे में है, लेकिन फिजिक्स जो है वो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रूम टेम्परेचर को 25 ना बोल के वो कितना ले लेता है, 27 डिग्री ले लेता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अनुसार रूम टेम्परेचर 25 लिया जाता है, फिजिक्स में 27। लेकिन आजकल केमिस्ट्री वाले भी 27 ही प्रेफर करते हैं ताकि जो कैलकुलेशन होती है इजी हो जाती है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाता है, लगभग में आंसर आ जाता है। तो अब ये कैसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, अभी जब टेम्परेचर का कन्वर्जन देखेंगे तो वहाँ हम लोग समझेंगे, ठीक। तो अभी मैंने बताया कि रूम टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड होगा दुनिया का उसके पास कुछ ना कुछ वेपर्स होंगी। ऐसे ही वाटर भी जब रूम टेम्परेचर पर हम लेंगे तो इसके पास कुछ ना कुछ वेपर्स होंगी, और वो वेपर्स कहाँ होती हैं, उनके सरफेस पे होती हैं। सो एवरी लिक्विड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द रूम टेम्परेचर हैज सम वेपर्स अबव इट्स सरफेस। दुनिया का जितने भी लिक्विड है सबके सरफेस पे कुछ ना कुछ वेपर्स मौजूद होता है रूम टेम्परेचर पर। अब ये जो वेपर्स है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। बात क्लियर हो रही है, ठीक। अब ये वेपर्स लगातार सरफेस पे है, ये वेपर्स कहाँ पे है, मतलब जो लिक्विड है उसके सरफेस पे है, ठीक है। और वेपर्स अगर सरफेस पे होंगी तो क्रिएट करती हैं प्रेशर, लगाती हैं क्या, प्रेशर। जैसे आप कुकर के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं, वाटर रख के कुकर बंद कर दिया और उस पर गैस लगा दिया, तो होता क्या, देखा होगा कि कुकर जब हम लोग ओपन करने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि उसमें गैस प्रेशर खूब है, प्रेशर आ गया है,
तभी इसीलिए तो कुकर को हम क्या बोलते हैं, कुकर प्रेशर। ठीक, उसमें प्रेशर जनरेट हो जाता है। क्यों जनरेट होता है? जब पानी उबालते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं, वेपर्स की वजह से पूरे कुकर में क्या हो जाता है, प्रेशर जनरेट हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही अगर आप नॉर्मल पानी लेके कुकर बंद कर दोगे तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट हो जाता है। हालांकि वो प्रेशर क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, लेकिन प्रेशर जनरेट होता है। ठीक, ऐसे ही जो लिक्विड है इसके ऊपर क्या है, वेपर, तो वेपर भी क्या लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी। किस पे? लिक्विड के सरफेस पे। ठीक, तो ये वेपर्स कहाँ प्रेशर जनरेट करेंगे, लिक्विड के सरफेस पे। और ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है किसके वजह से, वेपर्स के वजह से। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये बात थी वेपर प्रेशर की, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये अपना क्या था, सिस्टम था जिसपे हम वर्क कर रहे थे। बाकी इसके अलावा जो चीज बचा उसे क्या बोलेंगे, सराउंडिंग, जिसको हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे ये वेपर है, यहाँ प्रेशर है, ऐसे एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस हैं ना, वो भी कुछ प्रेशर लगा रही होंगी, तो एटमॉस्फेयर का भी कुछ प्रेशर होता है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, स्टार बना के, आप ऊपर के साइड, ऊपर जगह होती है ना कॉपी में, ये रूम टेम्परेचर भी लिख लेना, स्टार बना के लिख लेना। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम के बराबर। एटीएम क्या है, प्रेशर की यूनिट। एटीएम क्या है, प्रेशर की यूनिट। लेकिन प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। क्या होती है, पास्कल। तो पास्कल एसआई यूनिट है। ठीक है, हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट है। और उसके अलावा एटीएम भी एक यूनिट है, किसकी, प्रेशर की। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 1 एटीएम। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, एटीएम को 760 mmHg। क्या बोल सकते हैं, 760 mmHg। ठीक है, Hg मतलब मरकरी, mm मतलब मिलीमीटर, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कभी आपने स्फैग्मोमैनोमीटर देखा हो, स्फैग्मोमैनोमीटर मीन्स, हाँ यस, बीपी मशीन। बीपी मशीन देखा हो तो उसमें होता क्या है कि देखा होगा कि मरकरी भरा होता है और mm होता है ना, मिलीमीटर होता है। हाँ, तो वही है, जो उसमें भी क्या हम लोग ब्लड प्रेशर नाप रहे होते हैं ना, तो उसमें भी प्रेशर mmHg में ही नाप रहे होते हैं। बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो जो प्रेशर की यूनिट एटीएम और mmHg, ये तो देख लिया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा पास्कल में देख लेते हैं, 1 एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता है। 1 एटीएम जो है वो बराबर होते हैं 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इतने पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, और और एक यूनिट होती, एक बार। क्या यूनिट होती, बार। तो एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये कन्वर्जन है, याद रखिएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर, हाँ, कितने मीटर, 1/100 मीटर। ठीक है, ऐसे ही एक बार बराबर कितना होगा, 10 की पावर 5 पास्कल। 1 एटीएम बराबर इतना पास्कल और 1 बार बराबर इतना पास्कल। ठीक है, अब इसको रिलेट करो आपस में। 1 एटीएम इतने पास्कल के बराबर है, 1 बार इतने पास्कल के बराबर है। तो बताओ 1 एटीएम कितने बार के बराबर होगा। तो देखो, 1 एटीएम बराबर, अगर 10 की पावर 5 पास्कल, ये देखो इसकी जगह, इस पूरी जगह, ये जो है ये पूरा सेम है ना, इस पूरी जगह क्या लिख सकते हैं, एक बार। तो हो जाएगा 1.013 मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही आ जाएगा बार। तो याद रखेंगे ये पूरे कन्वर्जन। ठीक है, 1 एटीएम बराबर 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। ये बहुत बार पूछा जाता है, एक बार बराबर ये। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा एक बार, 1 पास्कल बराबर कितना बार। तो यहाँ 1 पास्कल, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 10 की पावर -5 बार। ये बात तो समझ में आती होगी, मैथ आता ही है ना। तो ये थी प्रेशर की यूनिट की बात। ठीक, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जनरली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हालांकि हम लोग फिजिक्स के फर्दर चैप्टर्स जो हैं उसमें पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, किसी यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर।
तो ये भी तो देखो, जो वेपर्स हैं लगातार सरफेस, वाटर के सरफेस के ऊपर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। मतलब हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। बात क्लियर हुई। अब क्या करना हमें, हमने करना है हीट। हमने नीचे स्टोव लगा दिया और इसको हीट करना शुरू किया। तुम जैसे से इसको हीट करोगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, किसमें, वेपर्स में। किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स में। अब जैसे जैसे हीट करोगे वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर का नंबर बढ़ता जाएगा, और वेपर का नंबर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे जैसे मान लेते एक वॉल है, उस पे एक आदमी धक्का दे रहा है, फिर हम 10 आदमी लेके आए, धक्का दिया, फिर 20 आदमी लेके आए, उसको धक्का दे रहा है, फिर 40 ले आए, 50 ले आए, 60 ले आए, 100 ले आए। जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाएंगे मैन का, वैसे वैसे उसके ऊपर, वॉल के ऊपर फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और किसी यूनिट एरिया में फोर्स बढ़ रहा है मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही यहाँ जब वेपर का नंबर लगातार बढ़ेगा तो सरफेस पे, वाटर सरफेस पे प्रेशर भी बढ़ेगा। हीट करते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, हीट करते 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 प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जो वेपर प्रेशर का अमाउंट है वो बराबर हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। फिर समझे, हीट करते जाएंगे, हीट करते करते एक समय ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर का अमाउंट बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा जब इसको हीट करोगे, करते करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा जिसपे ये क्या होगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो रही बात, पक्का लिख लो यहाँ पे, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या हो, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस, ये जो मैंने बताया, जब हम लोग हिली एरियाज में आते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा। अब सोचो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम, पहले वहां 1 ATM था हिली, मतलब यहाँ जमीन पे। ठीक है, ऊपर गए और प्रेशर क्या हो गया, कम, प्रेशर कम हो गया। बात क्लियर हुई। अब सोचो ये लिक्विड जो है, इसका वेपर प्रेशर जितना यहाँ रहा होगा उतना हिली एरियाज में उस पानी का उतना ही वेपर प्रेशर रहा होगा। पानी को हिली एरियाज पे रह गए। ठीक है, अब उसको जब हीट करेंगे, हीट करते 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 ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं, तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब सोचो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हिली एरियाज में ऑलरेडी कम है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो यानी कि यहाँ पे हीट भी कम देना पड़ेगा, हीट कम देना पड़ेगा, और कम ही हीट पे ये जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और अगर हीट कम करना पड़ा, जल्दी मतलब कम हीट करने पे ही जो आपका पानी है उबलने लगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो यहाँ पे जब हम लोग मतलब पानी को उबालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस लगाते तब उबलता है। ठीक है, हिली एरियाज में क्या होता है, पानी 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री पे ही उबलने लगता है। ठीक, ऐसे कभी आप वैष्णो देवी गए हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक मतलब कुंड टाइप का है, उसमें पानी गर्म रहता है, उसमें चावल डालते हैं पोटकी में और वो क्या हो जाता है, अब चावल उबल जाता है ना ऑटोमेटिक। और देखा होगा वो पानी को कोई गर्म नहीं करता है, मतलब ऐसे कोई गर्म हीटर उटर नहीं लगा है। तो वहाँ पे है क्या, एक्चुअली उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जहाँ पे कुंड है उस एरिया का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जैसे ही हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा,
उबलने लगेगा। पानी क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हाई लेवल पे, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। तो ऐसे बोला जाता है, बहुत बार फैक्ट्स में पढ़ोगे कि इन द हिली एरियाज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड बिकम लो। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो वेपर प्रेशर भी हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर हुई? तो ये बात थी बॉइलिंग पॉइंट की। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लेंगे इसके नीचे, क्या लिख लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिख लेंगे, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और लिख लेंगे आगे ब्रैकेट में कब, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 ATM के बराबर होता है, ठीक है, तब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। क्योंकि हाइयर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से कम हो जाता है, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे, अभी आके हम लिख लेंगे। इसके अलावा अब एल्कोहल का देख लें बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 से कम होता है, लगभग नियर अबाउट 80 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, 80 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। वो भी कितने पे होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। बात क्लियर हो रही है? अगला एक पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट क्या लिखेंगे, केकेबी में, केकेबी में लिख लेंगे नीचे कि एट हायर एल्टीट्यूड्स, एट हायर एल्टीट्यूड boiling point of the liquids, boiling points of the liquid become low। तो बॉइलिंग हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, ऊंचाई पे क्या होगा, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम, मतलब जो भी नॉर्मल वैल्यू है उससे कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों कम हो जाता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हायर एल्टीट्यूड पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है, तो आप बोलोगे बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक। तो अगला पॉइंट यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल सा पॉइंट बना के लिखेंगे हम लोग ये कि क्या बात है, altitude is inversely proportional to atmospheric pressure। अब ये तो आपको समझ में आता ही होगा, ये रिलेशन, ये आप, मैं वर्ड सेंटेंस नहीं लिखा रहा हूँ, मैं रिलेशन लिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम। देखो इनवर्स है ना, एल्टीट्यूड ऊपर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे, तो एल्टीट्यूड बढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। ऐसे जब तुम समंदर के अंदर जाओगे, मतलब गहराई में जाओगे, तो अब एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, गहराई, मतलब बोले तो हाइट कम हो रही ना, एल्टीट्यूड कम हो रहा है, गहराई में जा रहे हो, तो क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। समंदर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो गैसें होती हैं हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। जब बाहर आते फिर गैसें निकलने की कोशिश करती हैं, तो उससे होता क्या, हमारी ब्लड वेसल भी रप्चर हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो सकती है। इसीलिए जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, देखा होगा स्क्यूबा डाइवर्स को, गोताखोरों को, वो सिलेंडर लेके जाते हैं। सिलेंडर इसीलिए लेके जाते हैं ताकि जो गैसों का अमाउंट है वो मेंटेन रहे, नॉर्मल रहे, ताकि जब सरफेस पे आए तो कोई एबनॉर्मलिटी ना हो। बात क्लियर हो रही है? तो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात है, इसको अच्छे से लिख लें। सो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, ऐसे एक टर्म कभी कभी मतलब सुनने को मिल जाता है, कुछ किताबों में सेंटेंस में दिया होता है क्या,
सब्लिमेशन पॉइंट। ठीक, तो सब्लिमेशन पॉइंट कुछ और नहीं, ऐसा टेम्परेचर जिसपे चीज मतलब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन पॉइंट बोलते हैं। बात क्लियर हो रही, लिख लोगे, लिख लो, टेम्परेचर एट विच solid starts to convert into गैस, ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन पॉइंट। ऐसे सब्लिमेशन, हालांकि सब्लिमेशन पॉइंट उतना पूछा नहीं जाता आपसे, सब्लिमेशन के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। सब्लिमेशन आपको पहले भी पढ़ा रखा है, पता भी होगा। चलो डेफिनेशन जल्दी से बता दो। हाँ, वेरी गुड। क्या होता है, द टेम्परेचर एट, सॉरी इट्स अ सब्लिमेशन पॉइंट ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो सब्लिमेशन की बात करें तो द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड गेट्स डायरेक्टली converted into a gas is known as sublimation। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मुझे पता है कि आप सभी को आ रहा होगा, हाँ, लेकिन एक बार लिख लें, रिवाइज कर लें ताकि भूले ना। हाँ, अब एग्जाम्पल बताए, हाँ वेरी गुड, बर्निंग ऑफ कैम्फर। तो एग्जाम्पल मैं इधर राइट कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैम्फर। ठीक है, कैम्फर को जब हम लोग जलाते हैं, कपूर को, डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ जाता है, लिक्विड में, कभी सॉरी सॉलिड से गैस में जाता है, लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हो सकता है एग्जाम्पल आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, तो इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। NH4 4 नीचे होता है और Cl, कैपिटल C और स्मॉल l। ठीक है, NH4Cl, तो इसका नाम क्या हो गया, NH4 को बोलते हैं अमोनियम। अब NH4 क्या है, अमोनियम, और Cl एक साथ है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोराइड। अभी सिंबल धीरे धीरे आ जाएगा आपको। तो अमोनियम क्लोराइड इसका नाम, ये भी क्या है, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। इसके अलावा हो सकता है आपका नेपथिलीन, नेपथिलीन। ठीक है, नेपथिलीन का कुछ ऐसा डायग्राम होता है, दो बेंजीन रिंग होती है। ठीक, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया और ये नेपथिलीन। नेपथिलीन भी क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से कहाँ जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर हुई। तो ये पूरे प्रोसेस की बात थी। कंडेंसेशन आपसे पहले पूछा जाता था, मीन्स 6 क्लास 7 क्लास में पूछा जाता था, और आपको पता भी है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच गैस कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग भी पढ़ा दिया। ठीक, तो ये सारे प्रोसेसेस की बात थी। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का कन्वर्जन, टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लें, फिर टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं।